जय गुरु जी को और गुरु जी की आई संगत को मेरा प्रणाम। एंड गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने आज फिर मेरे को मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने के लिए। एंड बिल्कुल इट्स गुरु जी हु प्लान्स, कब किसने क्या कहाँ बोलना है सब हम लोगों की डोरी उनके हाथ में है, गुरु जी की संगत की। सो भगवान सब अगेन मेरा आश्रम की मैनेजमेंट का भी और गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। एंड मुझे 1-1.5-2 घंटे पहले नहीं पता था कि मैं सत्संग कर रही हूँ। एंड रादर आई वाज ड्राइविंग पेन अंकल कुणाल अंकल गेव मी अ कॉल कि आंटी आपने सत्संग करना है। एंड सी आई डिडंट नो, सो गुरुजी ने प्लान किया तभी मैं आज सत्संग करने के लिए आई हूँ। सो एंड सत्संग कोई भी संगत जी नया या पुराना नहीं होता, इट इज गुरुजी हु प्लान्स एवरीथिंग, नो कोइंसिडेंस। आई डोंट नो आज किसके लिए क्या गुरुजी ने प्लान किया है, क्या किसी को आंसर्स दिलवाने हैं। गुरुजी कहते थे सत्संग सुनान वाले नु भी और सुनन वाले नु दोनों तरफ ब्लेसिंग्स चलती हैं। सो आई होप सबको कुछ ना कुछ आंसर मिले आज मेरे सत्संग से, जिसको कोई प्रॉब्लम्स हो रही हो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। सो आई विल स्टार्ट माई सत्संग। एंड सत्संग कोई भी नया या पुराना नहीं होता, कई संगत ने मेरा सुन रखा होगा सत्संग, बट मे बी दिस इज ये रिप्लाई किसी और सत्संग संगत के लिए है जिसने मेरा सत्संग नहीं सुन रखा। कई लोग हम लोग जाते हैं सत्संग करते हैं तो कहते हैं ये तो बोर हो गए सुन सुन के। तो मेरे अंकल को गुरुजी मीन्स व्हेनेवर वी यूज्ड टू गो देयर, कई बारी कॉन्टिन्यूअस कई वीक्स तक खड़ा करते थे कि नोएडा वाला बुलाते थे, वी वर स्टेइंग इन नोएडा, कि चल भाई अपना सत्संग सुना तेरे नाल की होया। सो माय अंकल वुड रिपीट द सेम थिंग एवरी वीक। तो एक दिन उनको लगा ऑड, उन्होंने कहा कि ये गुरुजी मुझे रोज खड़ा कर देते हैं, मैं सेम स्टोरी रिपीट करता हूँ। तो मेरे अंकल ने छुपना शुरू कर दिया और वो पीछे जाके बैठने लगे। तो गुरुजी से तो थोड़ी कुछ छुपा था, गुरुजी दूर से देखते थे और यूं इशारा करते थे, बोलते बहुत कम थे एज वी नो, इशारा करते थे कि आजा तू पीछे छुपे हुए हैं। सो माय अंकल वुड कम एंड देन ही वुड से कि गुरुजी ने क्या क्या कृपा करी उनके ऊपर। तो सिमिलरली हमें जब जब मौका मिलता है हम वही सुनाते हैं जो गुरुजी ने हमारे पे कृपा कर रखी है। एंड वी आर ऑल, पूरी संगत चाहे कोई नई है पुरानी है, गुरुजी के दरबार में कोई नई पुरानी संगत नहीं है। गुरुजी सब पे अपना प्यार इक्वली देते हैं, सबको प्यार, एंड सबके ऊपर कृपा भी इक्वली करते हैं। बस वो हमारा भाव देखते हैं, आपकी सरेंडर कितना किया हुआ है आपने, आप कितना लगाव है गुरुजी से, कितना प्यार करते हैं गुरुजी से। सो संगत जी गुरुजी से जुड़िए और देखिए कि गुरुजी क्या क्या करते हैं। वी डोंट हैव टू आस्क हिम एनीथिंग, जस्ट गो, गुरुजी के दरबार में जाना है, माथा टेकना है, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाना है और गुरुजी की भर भर के जो ब्लेसिंग्स है वो लेनी है। इट्स सो इजी एंड सिंपल गुरुजी को फॉलो करने से। सो हाउ इस जन्म में हमें नहीं मालूम हम किस किस जन्म से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं और कब कब से गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स दे रखी है। आई डोंट नो, शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से कि कई जन्मों से गुरुजी जोड़ रखा है हमें अपने साथ। एंड आई कैन से कि ठीक है नई पुरानी संगत कोई नहीं होती, बट समटाइम्स आई फील ब्लेस्ड कि गुरुजी ने हमें दर्शन दिए और हम कितने बेवकूफ थे कि हमने उनको गुरु माना। हम भी काश नई संगत की तरह उनको भगवान मानते और उनके पैर पकड़ के बैठते, हम कभी छोड़ते ही ना गुरुजी को। गुरुजी वो भी गुरुजी की लीला होती थी, गुरुजी हम लोग को जोड़ते हैं अपने साथ, फिर अटैच करते हैं क्योंकि गुरुजी ने और लोगों को भी ब्लेसिंग्स देनी होती हैं इसीलिए शायद। सो इस जन्म में हम कैसे जुड़े गुरुजी के पास। हर कोई ना कोई प्रॉब्लम से ही जाता था मेनली गुरुजी के पास। जब गुरुजी मतलब गुरुजी सब लोग इंट्रोड्यूस कराते थे पूछ के कि भाई तुम बीमार हो चलो हमारे गुरुजी हम मान ले जाते हैं। तो हर किसी को कोई ना कोई लेके गया गुरुजी के दर तक। और हमें, मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था 97 में एंड वी वर पोस्टेड इन बरेली। माय अंकल वाज वर्किंग विद भारत पेट्रोलियम। सो ऑन रिक्वेस्ट हमने मांगी ट्रांसफर के हमें दिल्ली ट्रांसफर कर दो। और अब तो मैं ये मानती हूँ कि नहीं, हमने नहीं मांगी, वो गुरुजी ने हमें बुलाया यहाँ क्योंकि उन्होंने जोड़ना था हमें अपने साथ, हमें अपनी शरण में लेना था और हमें ब्लेस करना था। सो अब तो मैं तो ये मानती हूँ। सो हम दिल्ली आए ट्रांसफर होके
तो मेरी आंटी है, कजन सिस्टर है आशा आंटी, उनके घर गुरुजी ने आना था। आंटी ने कहा कि हम सारे गुरुजी आ रहे हैं ते तुसी आओ ब्लेसिंग्स लैन, क्योंकि आंटी को पता था मेरे अंकल बीमार है। एंड at the age of from age of 35 he was a chronic sugar patient also, my uncle. So हम आंटी के घर गए। एज वी ऑल नो, गुरुजी को तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। अंकल ने माथा टेका गुरुजी को, और गुरुजी ने क्या कहा कि एक लोटा ते ओम लेके एम्पायर स्टेट आ गई। सो गुरुजी को पता था कि इनको प्रॉब्लम है और इनको बहुत एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं कहीं, तो इनको मुझे ब्लेस करना है। गुरुजी के दरबार में जाओ, गुरुजी किसी को खाली हाथ बिना ब्लेसिंग्स के नहीं भेजते हैं। हम अनजान हैं, हम उनको सोचते हैं छोड़ देते हैं इधर उधर। गुरुजी कहने से कि जो मेरे को आ जांदा एक बारी, मैं नहीं छड़दा, तुसी ते होर कहीं लब लोगे, पर मैं ते तुसी मेरे दरबार जाए तो गुरुजी के हो गए। गुरुजी हमें अपना लेते हैं। एंड हम वो सत्संग हुआ उस दिन। उसके बाद फिर अंकल ने, हमने नेक्स्ट डे एक लोटा तांबे का और ओम गोल्ड का अरेंज किया। एंड मेरे अंकल पहली बार खुद ही गए थे एम्पायर स्टेट। जैसे ही एम्पायर स्टेट घुसे, इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस। वहां का ओरा ही अलग था, वहां के नियम कानून कुछ मालूम नहीं थे अंकल को। जैसे ही एंटर किया, अंकल ने सोचा कि गुरुजी हैं, जैसे और गुरुओं के पास या महात्माओं के पास या पंडितों के पास जाते हैं, यहाँ भी जाऊंगा, लोटा ब्लेस करके देंगे और जो भी करना है उन्होंने जो मंगाया है और लेके वापिस आ जाऊंगा। जैसे ही उठ के गुरुजी के पास जाने लगे लोटा लेके, गुरुजी ने इशारा किया, नहीं बैठ जाओ, तो अंकल बैठ गए। जैसे हम जानते हैं सबसे पहले चाय प्रसाद आती है, चाय प्रसाद आई, फिर हलवा प्रसाद बटा, फिर उसके बाद लंगर हुआ, गुरबानी प्रसाद मिला। ये सब करके अंकल को लगा, बहुत अच्छा लगा था। एंड उसके बाद लंगर के बाद फिर गुरुजी ने इशारा किया, अंकल को बुलाया, आज्ञा लेने से पहले उनका लोटा और ओम ब्लेस करके दिया। लोटा बोले कि इसमें पानी भर के रख देना रात को, और जितना पी सको सुबह उठ के पी लेना, बाकी नहाने की बाल्टी में डाल देना, और इसको साबुन से नहीं धोना लोटे को। उसके बाद फिर ये बोला कि ओम गले में पहनने के लिए बोला, जो मेरे अंकल ने आज भी लोटे का जल पीते हैं और ओम जो है गले में पहन रखा है। उसके बाद अंकल ने कभी नहीं सोचा था, वो घर आ गए कि बहुत दूर है, उन्होंने नहीं सोचा था मैं दोबारा जाऊंगा, पर बुलाने वाले भी गुरुजी और डिटैच करने वाले भी वही। गुरुजी की आज्ञा के बिना हमारी कोई औकात ही नहीं है, हम मंदिर तक जा सकते हैं, गुरुजी के दरबार पे, गुरुजी के सत्संग पे, वो सब उनकी उनकी आज्ञा होती है, उनके हुक्म से ही हम वहां पहुंच पाते हैं। बिकॉज इट्स गुरुजी हु प्लान्स हिज संगत, कि किसने आना है किसने नहीं आना है। अगले हफ्ते अपने आप विचार, गुरुजी हमेशा हर किसी को कहते थे अंधेरे आकर। तो अंकल के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ, नेक्स्ट वीकेंड आया जब, कि चलो मैं तुम सबको गुरुजी के पास लेके चलता हूँ, वहां बहुत अच्छा अच्छा दरबार है, बहुत अच्छा लगता है। क्या उनको नहीं पता था वहां क्या है, पर अंकल को बहुत अच्छा लगा वहां जाकर। मैं और मेरे बच्चे, हमको और मेरे अंकल, हम सब गए। मेरे दो बेटे हैं, दोनों बच्चे कुछ बड़े थे। जनरली वहां छोटे बच्चे और बूढ़े बीमार लोग अलाउड, बूढ़े लोग अलाउड नहीं थे। गुरुजी कहते सी उन्होंने कारिची ब्लेसिंग्स, क्योंकि वहां पिन ड्रॉप साइलेंस होता था और सब लोग मेडिटेट करते थे। गुरुजी को शोर और ये सब पसंद नहीं था। मैं एक दो जनों को जानती भी हूँ कि जिनके बच्चे छोटे भी थे, तो वो अंकल आंटी बारी बारी से बच्चों को बाहर लेके बिठाते थे और फिर अंदर आते थे। हम सब गए, मेरा बेटा एक 10 साल का था, एक 13 साल का था। हम लोग गए, मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा वहां का माहौल, क्या हो रहा था, क्या गुरुजी, कितना सुंदर भव्य दरबार था वो गुरुजी का, कि हमें वी कांट एक्सप्लेन, इट वाज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। एक वही दरबार था जहां कोई संगत जी चढ़ावा नहीं चढ़ता था। गुरुजी सिर्फ भर भर के ब्लेसिंग्स देते थे और भर भर के वो हमको इतना प्रसाद खिलाते थे कि वो भी उनकी लीला थी। वहां खा भी लेते थे हम, खाया भी जाता था। एंड
सबसे पहले चाय प्रसाद आता था, फिर उसके बाद मिठाई कई बारी लोग जो आया करती थी वो गुरुजी बड़ी बड़ी परात में डाल के उसको मसल मसल के कई बारी दो तीन चीजें ऐसे इकट्ठी ज्वाइन करके एक लड्डू सा बनाकर ऐसे दे देते थे। एंड लाइन में लगे होते थे, कई बारी गुरुजी के हाथ में लड्डू होता था तो हम कहते थे नहीं हमें बर्फी खानी है। तो आप सोच, जो आपने सोचा वो आपको कभी नहीं मिलेगा, वो गुरुजी को पता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। तो अकॉर्डिंग टू ब्लेसिंग्स वो दिया करते थे। एक दिन मेरे अंकल को उन्होंने बहुत सारी मिठाई खिलाई, 4 जलेबी प्रसाद दिए उसके बाद फिर 2 समोसे दिए बड़े बड़े। उसके बाद हलवा प्रसाद तो होता ही था, जो वो एक हाथ से हमें देते थे और हम लोग दोनों हाथ से देते थे, और इतना घी तैर रहा होता था उसके अंदर कि हम लोग बाहर जाके मतलब ऐसे चोरा होता था ना घी में हलवा। तो वो खाया, फिर उसके बाद लंगर प्रसाद आया, वो भी खाया। एंड उस दिन हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, मैं और मेरे अंकल, के आज तो शुगर की बैंड बज जाएगी, बहुत शुगर हो जाएगी, गुरुजी इतनी मीठा खिला रहे हैं। पर हमको ये नहीं मालूम था कि वो गुरुजी मीठा नहीं खिला रहे हैं, वो गुरुजी मेरे अंकल का शुगर का ट्रीटमेंट कर रहे थे। सो गुरुजी को पता था हमारी सोच के बारे में। जैसे ही हम आज्ञा लेने के लिए गुरुजी के सामने झुके तो मेरे अंकल को बोले कल शुगर चेक करी ते अगले हफ्ते दसी फिर जो आएगा नेक्स्ट डे। तो अंकल ने कहा जी गुरुजी, कह के हम लोग आज्ञा लेके घर चले गए। जब सुबह हमने शुगर चेक करी तो इट वाज नॉर्मल, 100 थी शुगर बिल्कुल। एंड फॉर अ क्रॉनिक शुगर पेशेंट इट वाज वेरी गुड रिजल्ट। सो गुरुजी ने उनकी शुगर ठीक करी मिठाई खिला के। सो व्हेन यू गो टू गुरुजी दरबार, अगर मिठाई मिलती है तो उसको उठा उठा के मैं देखती हूँ लोग उसको बांध बांध के अपने पर्स में डालते हैं किस चीज में कि नहीं जी हमको शुगर है, बहुत मीठा हो गया। तो संगत जी ऐसा मत करिए, वो गुरु जी का अमृत प्रसाद है। गुरु जी आपको किसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं आपकी बीमारियों को, वो बिल्कुल खाइए। हाँ, अगर आपसे नहीं खाया जाता आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जूठा नहीं छोड़िए कि ये लंगर प्रसाद थोड़ा कम दे दीजिए, और वो आपको सेवादार कम दे देंगे, लेकिन वहीं खाइए। क्योंकि गुरुजी का कहना था, गुरुजी के दरबार में, चाहे वो अब सत्संग होता है या गुरुजी का मंदिर होता है, इत्थे खाओगे तो दबाइए, घर ले जाओगे तो मिठाइए। सो संगत जी ट्राई टू ईट इट देयर। एंड उसके बाद फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। अब प्रसाद की बात हुई है तो मैं एक प्रसाद की इंस्टेंस सुनाती हूँ, एक दो जो गुरुजी के दरबार में हमने देखे। गुरुजी उठ के कई बारी खुद भी उन दिनों मेरे ख्याल में 25-30 2-3 ऐसे लाइंस होती थी जो खाती थी, इससे ज्यादा संगत नहीं होती थी जब हम गए। तो कभी 50 हो, कोई फंक्शन हो गया तो 100, 150, 200। इस फंक्शन मीन्स गुरु जी का बर्थडे, मीन्स मैं तो तब की बात बोल रही हूँ जब बड़ा मंदिर अभी नहीं हुआ था बना, तो गुरु जी वहां एम्पायर स्टेट में ही मैंने 1-2 बारी गुरु जी का बर्थडे और ये सब सेलिब्रेट हुआ तो वो दिखा। तो एक आंटी को उठ के गुरु जी ने 3 रोटी प्रसाद दे दी। तो आंटी पहले हलवा प्रसाद खा चुकी थी, मिठाई भी खाई होगी, आंटी को बिल्कुल आंटी से खाई नहीं गई 3 रोटियां। तो आंटी ने 2 रोटी प्रसाद खा ली, 1 रोटी रोल करके उन्होंने अपने पर्स में डाल ली और वो घर चली। नेक्स्ट टाइम व्हेन शी केम तो गुरुजी को माथा टेका, तो गुरुजी पूछते हैं उनसे कि फिर आंटी तेरे गोड्डे कितना। तो आंटी बोलती है गुरुजी 85-90% ठीक हो गई, वो थोड़ा से रह गए। तो गुरुजी कहते हैं रोटी फोल्ड करके पर्स से चढ़ा जाएंगी तो गोड्डे कितों ठीक होंगे। गुरुजी को पता था वो आंटी, और आंटी ऐसी हक्की बक्की रह गई कि गुरुजी को कैसे पता मैं रोटी फोल्ड करके ले गई थी। सो गुरुजी से कुछ छुपा नहीं है, गुरुजी सब जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, हमारे मन में क्या विचार है, आज भी जानते हैं गुरुजी हम क्या सोच रहे हैं। यू थिंक ऑफ, आप कुछ सोचिए सही, गुरुजी उसी वक्त पूरी करते हैं उसको। एंड ऐसे ही 1-2 और इंस्टेंस सुनाती हूँ वहां के दरबार के। एक बारी हमको कोई ना कोई गुरुजी के दरबार तक लाया होगा, हर किसी को, हमें भी हमारी आंटी लेके आई, हम भी कई लोगों को गुरुजी के अंदर से नवी संगत ले आओ, तो हम कई लोगों को बोलते थे, कई बारी कई लोगों को लेके गए गुरुजी के दरबार तक, हम ले गए, हमारी ड्यूटी ओवर में। उसके बाद
इट्स देयर, उनका अपना वो है कि वो कितना गुरुजी के साथ कनेक्शन बैठाते हैं, वो कितना गुरुजी से ले पाते हैं, कितना गुरुजी को प्यार करते हैं और गुरुजी के साथ कितना कनेक्ट होते हैं। सो इट्स देयर जर्नी नाउ, हमारी ड्यूटी ओवर। तो ऐसे ही एक आंटी को, रात का टाइम था, गुरुजी संगत रात को करते थे, क्योंकि गुरुजी का कहना था सबसे पहली जो पूजा है हमारी, हमारा घर है, हमें अपने घर की ड्यूटीज पूरी करनी है, उसके बाद सब काम करने के बाद फ्री होके तब शाम को गुरुजी संगत करा करते थे। सो वो आंटी, शाम का टाइम था, 7-8 बज रहे थे, तो आंटी का डिनर टाइम हो गया होगा, आंटी जल्दी डिनर लेती होगी। आंटी ने सोचा कि गुरुजी के दरबार में जा रही हूँ, ये अंकल ले जा रहे हैं, पता नहीं वहां कितना टाइम लगेगा, क्या हिसाब है वहां। तो आंटी ने एक रेडी खड़ी थी, वहां से केले लिए और जितनी उनको भूख थी 2-4 केले खा ली। तो अब गुरुजी के दरबार में आई, हमें तो पता गुरुजी तो इतना भर भर के खिलाते हैं। एंड जैसे ही उन्होंने माथा टेका तो गुरुजी बोले, फिर आंटी किन्ने केले खा के आई, तू की सोचा मैं तेन भुखा रखूंगा, लियाओ भैया लंगर खिलाओ। तो वो आंटी ना ऐसे देखने लगी कि गुरुजी को किसने बताया कि मैं केले खा के आई हूँ, पर एज वी नो गुरुजी को तो बताने की जरूरत ही नहीं है, गुरुजी सब जानते हैं। एंड ऐसे ही एक आंटी को उन्होंने जैसे गुरबानी चलती थी, वो भी गुरुजी की खुद ब्लेस की हुई गुरबानी होती थी, गुरुजी खुद सिलेक्ट करते थे, और कई बारी एक एक भजन, एक एक जो वो है वो 2-2 बारी चलता था, बिकॉज उनसे हमें जवाब मिलते थे अपने सवालों। तो और गुरुजी ने गुरबानी को कभी भी समझने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वहां कहीं सिर्फ नॉर्थ इंडियंस तो नहीं होते थे, बाहर के भी ईस्ट वेस्ट के लोग, जैसे बंगालीज हैं, साउथ इंडियंस हैं, ऐसे लोग भी होते थे वहां। एंड नॉन पंजाबीज को नहीं समझ आती गुरबानी, कहने का मतलब ये। तो किसी ने कहा गुरुजी ये समझ नहीं आती, तो गुरुजी ने कहा मैं तुहानू समझण लई नहीं किया, अखा बंद करो ते मेडिटेट करो, एदियां वाइब्रेशंस काने च आनियां चाहिए। सो समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आए तो बस आप आंख बंद करके मेडिटेट करिए, और उसको समझने की जरूरत नहीं है, आप गुरुजी के साथ कनेक्ट करिए अपने आप को। तो ऐसे ही बस एक दिन गुरबानी चल रही थी, तो रैंडमली गुरुजी ने बंद करा दी गुरबानी, और अंकल को, एक डीजे अंकल थे जो ये बजाते थे, उनको पता होता था क्या करना है, उनको इशारा किया, उन्होंने रैंडमली एक पंजाबी का फोक सॉन्ग चला दिया। एक आंटी को बोला कि चलो आंटी डांस करो। उस वक्त हमें ये भी लगता था कि गुरुजी ये क्या करा रहे हैं, आंटी डांस कर रही हैं। हम, हमारी सोच, हम मनुष्य है ना, एंड बट डांस कराने के बाद एकदम बंद करा के और उनको बोला कि आप बैठ जाओ, फिर गुरबानी चला दी। थोड़ी देर के बाद गुरबानी बंद करा के फिर उन्होंने कहा कि आंटी आजा इत्थे, हुण तू दस तेरे नाल की होया। तो आंटी ने बोला सबसे पहले तो मेरे को घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है, वो बैठ नहीं सकती थी नीचे जमीन पे। सबसे पहले तो गुरुजी ने उसको आते ही स्कैन किया अपनी आंखों से, या जैसे भी नजर डाली, और वो आंटी को बोला बैठ जा, क्योंकि उन दिनों वहां चेयर्स वगैरह, चेयर्स का ऊपर बैठने का कोई इंतजाम नहीं होता था। जिनको कोई प्रॉब्लम होती थी वो ऊपर एक खड़ी थी या एक दो वो स्टेयर्स थी, उस पर बैठ जाते थे, लेकिन एवरीबडी हैड टू सिट डाउन ऑन द फ्लोर। तो आंटी कहती सबसे पहली तो जो चमत्कार हुआ, मैं जो जमीन पे बैठ गई, मैं तो बैठ ही नहीं सकती थी कितने सालों से। उसके बाद फिर बैठ नहीं सकना, और उसके बाद फिर गुरुजी ने कहा डांस कर, वो आंटी ने डांस किया। उसके बाद फिर गुरुजी ने कहा बैठ जा, फिर वो जमीन पे बैठी। तो हुआ ये, वो कह रही है कि मेरे घुटने ठीक हो गए। सो गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना था, तो गुरुजी ने वो आंटी के इंस्टेंट वहीं घुटनों का इलाज कर दिया। ऐसे ही गुरुजी हर किसी को लोटा ब्लेस नहीं करके देते थे, जिसको जरूरत होता था उसी को लोटा ब्लेस करके देते। एक बार गुरुजी, जब गुरुजी सबको लोटे ब्लेस करके देते, अब हमें तो नहीं मालूम था कि गुरुजी किसको करके देते हैं, तो मेरे अंकल रोज मुझे कहते थे कि मेरा गला बहुत खराब रहता था, तो तुम जाओ अलका, तुम भी गुरुजी को बताओ कि तुम्हारी रात रात भर सो नहीं पाती है, इतनी खांसी होती है। आई हैड एक्यूट ब्रोंकाइटिस।
सो मैं उठ के गई और मैंने बोला, गुरुजी मेरा गला। गुरुजी ने मेरे को इतनी जोर से डांटा। गुरुजी कहते हैं भाग जा, तो मैं कोई डॉक्टर की दुकान खोली हुई है। एंड संगत जी, इतने लोगों के सामने डांटा, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं जाके बाहर खड़ी हो गई और रोने लगी। तो संगत के कुछ अंकल आंटी आई बाहर, एक दो, उन्होंने कहा आंटी आप रोइए मत, गुरुजी की डांट भी बहुत नसीब वालों को मिलती है। सो गुरुजी ने मुझे डांट लगाई, उसके बाद मेरा कई सालों तक गला खराब नहीं हुआ। दैट वाज, आई बिलीव कि गुरुजी ने मुझे नहीं डांटा, मेरी खांसी को डांटा के चल भाग जाता हूँ। सो मैं बहुत दिन तक ठीक रही, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। और दूसरी बात मैं ये भी मांगती हूँ कि गुरुजी ने कहा ये खांसी जुकाम तो छोटी बीमारी है, मैं कोई ए ठीक करने वास्ते थोड़ी बैठा हुआ थे। उनको मुझे नहीं मालूम था ना, गुरुजी मेरा कहते हैं, गुरुजी दीवार कहने सी दीवार दे अगे की ते पिछे की वो गुरुजी जानते सी, सानू कुछ नहीं पता सीगा। सो गुरुजी न्यू कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं तो खांसी तक ही अटकी हुई थी, पर गुरुजी को पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। गुरुजी ने वो क्योर करना था मेरा। एंड ऐसे ही हमारा गुरुजी के साथ जाते रहे हम, और बहुत अच्छा लगता था हमको जाके। बट वो कहते हैं ना कि कई फंक्शंस अटेंड भी करे थे हमने गुरुजी के बड़े मंदिर में, बड़े वाले फंक्शंस होते थे। तो एनीवे, जब एक दिन गुरुजी ऐसा विचार उत्पन्न किया गुरुजी ने। हाँ, एक हम लोग आज्ञा लेके जाते थे, आज्ञा लेके जाते थे हर बार। जैसे जाने से पहले गुरुजी को माथा टेकना, और गुरुजी कभी तो कहते थे आज्ञा है घर जाओ, कभी कहते थे नहीं हल्ले नहीं जाना, बैठ जाओ। क्योंकि गुरुजी को पता होता था कि बाहर कुछ ठीक नहीं है या वो समय खराब है, गुरुजी रोक लेते थे। जब गुरुजी को लगता था कि अब ठीक है, सब क्लियर हो गया, तो गुरुजी कहते थे कि अच्छा हुन आज्ञा है, जाओ अपने घर। सो हम लोग चले जाते थे। ऐसे ही एक दिन हम आज्ञा लेने लगे, तो गुरुजी ने कहा कि बड़ा मंदिर बनने वाला बन गया था ऑलमोस्ट, तो बड़ा मंदिर बन चलेंगे। इट वॉज ऑलरेडी 12:30, 12 साढ़े 12 का टाइम था रात का। एंड उन दिनों सड़कें भी बिल्कुल सुनसान होती थी, उस सड़क पे कोई नहीं होता था। तो गुरुजी की गाड़ी आगे आगे, हम लोग पीछे पीछे, हम लोग सबकी गाड़ियां गुरुजी के पीछे गई, और गुरुजी हमें बड़ा मंदिर दिखाने के लिए लेके गए। जैसे ही बड़े मंदिर पहुंचे, तो गुरुजी ने रैंडमली 4-5 आंटियों को बुलाया कि आओ मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। बाकी लोगों को कहा आप जाइए, हम लोगों को, आई वॉज वन ऑफ देम, बुलाया, और गुरुजी ने कहा चलो मैं तनु मंदिर दिखाना। सबसे पहले उन्होंने पत्तियों का हाथ लगाया और बोला इथे भी एक एक पत्ती बोलोगी, इतनी ग्रीनरी होगी। एज वी नो इट्स हेवन ऑन अर्थ, इतना सुंदर गुरुजी मंदिर हमारे लिए बना के गए हैं। एंड वहां जाके फिर गुरुजी ने अंदर सीढ़ियां चढ़े, मंदिर का हॉल आया। एज वी ऑल नो इट्स इन द फॉर्म ऑफ शिवलिंग। एंड अंदर खड़े होके गुरुजी ने बोलिया इथे मैं 12 ज्योतिर्लिंगा का सार पाया है, इथों अगों जो अगों भी कोई लंघ जाएगा ओनू भी ब्लेसिंग्स, और इधर आने के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इट्स मोस्ट पावरफुल टेम्पल। तो उसके बाद फिर आगे लेके गए, वो रूम जो है उनके लेफ्ट साइड पे, जहां उनके चोले स्प्रेड हैं और बेड्स हैं। कहा कि इथे मैं कैंसर का इलाज करूंगा, एक पासे अंकल नु पाऊंगा, एक पासे आंटियां नु पाऊंगा। ओके, हमने कहा भाई ठीक है, गुरुजी ने बहुत सुंदर मंदिर बनाया, ये बहुत पावरफुल है। एंड यहाँ गुरुजी कैंसर का इलाज करेंगे। बैकयार्ड दिखाया, उसके बाद गुरुजी ने आज्ञा दी, और हम सब अपने अपने घर। सो हमने उसको सीरियसली नहीं लिया, और ना हमने सोचा कि गुरुजी ने ये क्यों बोला। हम बात वहीं खत्म हो गई। उसके बाद 2003 में एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि नहीं, गुरुजी का मंदिर बहुत दूर पड़ता है, हम मंदिर नहीं जाएंगे। लेकिन वी कॉन्टिन्यूड प्रेइंग हिम फ्रॉम होम। गुरुजी के दिए हुए स्वरूप थे, गुरुजी ने हमें तो कई स्वरूप दिए थे। मेरे बच्चों ने छोटे छोटे से लैमिनेटेड स्वरूप थे जो गले में काले धागे में पहन रखे थे। और गुरुजी ने एक दो दो 4-5 फोटोज वो स्वरूप दिए थे, जिसके ऊपर लिखा था, किसी के ऊपर गुरुजी लिखा हुआ है सिल्वर पेन से, किसी के ऊपर ब्लेसिंग्स लिखा हुआ है ऑलवेज। तो वो भी थी हमारे घर में, वो सब लगी हुई थी। मंदिर में गुरुजी को जोत जलाते थे, फोटो थी, सब कुछ था। लेकिन
हमें आज्ञा नहीं थी गुरुजी के मंदिर जाने की, वो गुरुजी ने हमें डिटैच कर दिया। उसके बाद 2004 में मेरे अंकल की ट्रांसफर हो गई एंड वी वेंट टू केरला। 2007 में पता चला कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। बुलावा नहीं था तब भी, हमने इग्नोर किया, सॉरी गुरुजी, एंड वी डिडंट कम टू गुरुजी's बड़ा मंदिर। उसके बाद 2000 हमें बोल दिया गया था वहां जाके कि आपकी यहाँ से ट्रांसफर, आप वंस यू हैव कम टू सर्दर्न जोन, मेरे अंकल साउथ चले गए, तो आप यहीं से रिटायर होंगे, आपकी दोबारा नॉर्थ में ट्रांसफर नहीं होंगी। पर वो गुरुजी है ना, प्लानिंग तो उनकी चलती है। 2009 में हमारी ट्रांसफर होती है, वी कम बैक टू दिल्ली, नोएडा अगेन, बट नाउ दिस टाइम वी डिसाइड कि विल स्टे इन आवर ओन हाउस इन गुड़गांव। एज वी ऑल नो, गुड़गांव गुरुजी का ब्लेस किया हुआ है, गुरुजी ने ब्लेस कर रहा, एंड सबको कहते थे गुड़गांव रोड। हमने सोचा कि हम अपने घर शिफ्ट करते हैं। हम अपने घर 2009 में यहाँ शिफ्ट हुए गुड़गांव में। 2010 में गुरुजी, एक मीना आंटी है, उनको भेजते हैं मेरे घर। शी कम्स एंड इंट्रोड्यूसेस गुरुजी टू मी एंड सेज कि एक गुरुजी है, उनका भाटी माइंस के पास उधर मंदिर है, बड़ा मंदिर कहते हैं उसको। एंड हम तो गुरुजी के दरबार में जाते थे, गुरुजी को मिले हुए, और हम हंस पड़ी, में स्माइल दिया। सो गुरुजी के, एज वी ऑल हैव अ स्मॉल, सबके घर में छोटा मंदिर होगा, हमारे घर में भी है, हम जो चलाते थे गुरुजी के आगे। मैं वो गुरुजी की का स्वरूप उठा के ले आई और मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा कि आप इन गुरुजी के बारे में बात कर रहे हैं। शी सेज, हाउ डू यू नो हिम, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस फोटोग्राफ? तो हम दोनों के बीच में गुरुजी की बातें शुरू हो गई, सत्संग शुरू हुआ। मैंने बहुत सारी बातें बताई। एक दिन मुझे अब याद आ रहा है कि हम लोग सब दरबार में बैठे थे, तो गुरुजी की लाइक स्वरूप दीवारों पे टंगे हुए थे, तो एक में से अमृत आया। तो गुरुजी ने मेरे अंकल को उठाया और वो इशारा करके बुलाया और बोले, जा अमृत ले ले। तो हमें समझ नहीं आया, हमें नहीं पता था ये अमृत क्या होता है। तो अंकल उठे, अंकल ने जाके वो ऐसे फील किया। इट वॉज एक तरह का मॉइस्चर सा था उस फोटो के ऊपर, लेकिन उसमें इतनी फ्रेग्रेंस थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। वो लेके गुरुजी ने, मेरे अंकल ने वो माथे पे लगा के दिया, और उसके बाद फिर मेरे अंकल ने वो लेके बैठ गए। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे इशारा किया कि तुम जाओ अब। फिर मैंने उसको फील किया, उसको लेके अपने माथे पे लगाया, एंड आई डोंट नो उस दिन क्या गुरुजी ने हम दोनों को ब्लेस किया। उसके बाद फिर गुरुजी ने सारी संगत को कहा, जाओ सब अमृत ले लो। फिर उसके बाद मुझे अब ये इंस्टेंस याद आ गया बात करते करते। तो वो कहते हैं ना कि गुरुजी बुलवाते हैं, आई डोंट नो गुरुजी ने आज ही बुलवाना था। तो सारी संगत ने जाके वो अमृत लिया फोटो से, गुरुजी के स्वरूप से। सो ये भी मैंने अमृत भी गुरुजी ने हमें दिखाया। उसके बाद फिर मैंने उस आंटी से रिक्वेस्ट करी कि मेरा बहुत दिल करता है गुरुजी की, मैं जब भी एम्पायर स्टेट के आगे से निकलती हूँ, मेरे को ऐसे लगता है कि मैं गुरुजी को कैसे मिलूं जाके, तो कैसे जाऊं इधर अंदर। मेरे अंकल ने तो जाना छोड़ दिया था कि दूर पड़ता है। तो मैंने आंटी को रिक्वेस्ट किया कि मेरे को लेके चलोगे। सो दैट वाज अ सेकंड फेज ऑफ जर्नी। आंटी ने नेक्स्ट डे, इट वाज गुरुजी का संगत डे था, तो हम दोनों गए। सबसे पहले वो मेरे को लेके गई। तो गुरुजी ने शायद वो आंटी को भेजा था कि जा हुन आंटी नु ले आ, उन मेरी लोड़ है। सो बुलावा भी गुरुजी खुद ही भेजते हैं। गुरुजी ने मुझे दोबारा बुलाया, एंड उसके बाद फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। 2010 में हमने जाना शुरू किया। जैसे ही हम इस बार ट्वाइस अ वीक जाते थे, एक बारी मंडे को और एक बारी वीकडेज में, एंड बहुत आनंद आने लगा हमको, बहुत अच्छा लगता था वहां जाके। बट हम उस गद्दी को मिस करते थे कि गुरुजी यहाँ बैठे होने चाहिए। बट एज वी ऑल नो, गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वही हैं, सिर्फ उन्होंने अपना चोला बदला है। सो वही वही पावर्स हैं, क्या उससे कई गुना ज्यादा पावर्स हैं गुरुजी के मंदिर में। जब वो मनुष्य रूप में थे तो वो सारी तकलीफें अपने ऊपर लेते थे, तो अब तो उनकी पावर्स मल्टीफोल्ड हो चुकी हैं। अब तो नई संगत तो वहां जाती है और जाते ही उनके कल्याण होने लगते हैं।
सो उसके बाद फिर हमने जब जाना शुरू किया 2010 में, 2012 में आई हैड गॉन टू सिडनी। मेरे बच्चे वहां रहते हैं, दोनों दोनों बेटे सिडनी में सेटल्ड हैं। तो वहां मेरे को सितंबर एंड में हमको वापस आना था। तो एक हफ्ता पहले एक लोअर एब्डोमेन में पेन उठी एंड वी थॉट कि हम इंडिया जाएंगे तो चेकअप कराते हैं, अभी तो नेक्स्ट वीक जाना ही है। व्हेन आई केम बैक हियर आई शो टू द डॉक्टर, सो टू कट शॉर्ट, मेरे को 4th स्टेज ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ संगत जी। अब मेरे को याद आता है कि गुरुजी ने मेरे को 10-12 साल पहले बोला था तब से कि ऐसे मैं कैंसर का इलाज करूंगा। और मुझे ये भी ध्यान आता है कि वो आंटियां थी 4-5, हम तो किसी को नाम से जानते ही नहीं थे, बिकॉज वहां तो सिर्फ इतना जानते थे गुरुजी की संगत है, गुरुजी के वहां आती है। वी नेवर न्यू, वी डिडंट हैव एनीबॉडीज फोन नंबर, नो इंटरेक्शन, सिर्फ शक्लों से जानते थे कि गुरुजी के वहां आते हैं। सो आई डोंट नो वो कौन सी आंटियां थी, उनको भी हुआ होगा। एंड कैंसर डिटेक्ट हुआ 4th स्टेज। डॉक्टर्स ने कहा कि सिर्फ 6 महीने की जिंदगी है, 6 मंथ से ज्यादा नहीं जिएंगी ये। एंड वी हैड टेकन 2-3 ओपिनियंस लिए थे, डॉक्टर्स को दिखाया, सब ने यही कहा कि जितना इनका लंग्स और लिवर भी इफेक्ट हो चुके हैं, इनकी बॉडी में कैंसर फैल चुका है, ये 6 महीने से ज्यादा जिंदगी नहीं है। मेरे बच्चों को कहा गया कि वापस आ जाओ, यहाँ रहो, बट वो जो टोटल सरेंडर और जो वो विश्वास, वो जो प्यार होता है ना, वो भी गुरुजी खुद पैदा करते हैं हमारे अंदर। गुरुजी बहुत प्यारे हैं हमारे। एंड गुरुजी ने इतना विश्वास पैदा कर चुके थे गुरुजी तब तक मेरे अंदर। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं होना, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं संगत जी इतनी डरपोक थी, मैं एक इंजेक्शन नहीं लगवा सकती थी, बट गुरुजी बहुत पॉजिटिविटी भरते हैं हमारे अंदर। व्हेन डॉक्टर्स ने मेरा इलाज शुरू किया, इट वाज दे स्टार्टेड विद कीमोथेरेपी। तो आई सेड कुछ जो करना है करो, आई डोंट नो, आई हैव टू लिव, मुझे तो जीना है, क्योंकि वो पॉजिटिविटी भरने वाले भी गुरुजी। सो मेरा कीमोथेरेपी मेरी स्टार्ट हुई। दे हैड गिवन अ वेरी, they were giving me a very strong chemotherapy. ट्वाइस वीक, 2 दिन हफ्ते में मेरे को कीमो दी जाती थी और 2 दिन मैं उनके टेस्ट कराती थी। तो ऑलमोस्ट 4 days to 5 days मैं हॉस्पिटल में ही रहती थी। इट वॉज अ सेकेंड होम फॉर मी कि मुझे सब हॉस्पिटल में भी जानने लग गए लोग। एंड 3 महीने की कीमोथेरेपी के बाद मेरा पेट स्कैन हुआ। पेट स्कैन में डॉक्टर्स ने कहा कि मैम आप अभी कपड़े मत बदलिएगा। मैंने कपड़े नहीं बदले, बट आई वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, बिकॉज जो पेट स्कैन होता है, दे गिव यू न्यूक्लियर मेडिसिन चढ़ाते हैं और न्यूक्लियर मेडिसिन डाल के ही पानी पिलाते हैं, बहुत गंदा सा पानी होता है वो। तो वो बहुत पिया हुआ था एंड कुछ खाना नहीं होता है, खाली पेट होता है। तो इट वॉज ऑलरेडी 12-1 बज रहा था दोपहर का। तो आई सेड नो, आई कांट स्टे हंग्री, ओके, मैं कपड़े चेंज नहीं करूंगी पर मुझे कुछ खाना है। उन्होंने कहा यू कैन गो टू द कैंटीन एंड ईट समथिंग। एंड व्हेन आई वेंट टू द कैंटीन, तो मेरे साथ संगत में से ही मीनू आंटी है, मीनाक्षी आंटी, शी वॉज विद मी, बिकॉज मेरे बच्चे यहाँ थे तो यहाँ नहीं थे। जो रिलेटिव्स गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी की संगत है, वही लोग मेरी हेल्प करते थे, बहुत हेल्प करी। वो भी गुरुजी की बात सही निकली कि किसे काम नहीं आना। मेरे अंकल डिप्रेशन में चले गए थे कि मेरी वाइफ मर जाएगी तो मैं क्या करूंगा, सो ही कुडंट हेल्प मी। तो ना घर वाले काम आना, ना बच्चियां ने काम आना, क्योंकि बच्चे यहाँ थे ही नहीं। प्यारी संगत छोड़ के चलना वहां गुरु परिवार, उनने ही काम आना। तो श्री संगत जी मेरे तो गुरु परिवार ही काम आया और बहुत हेल्प करी उन्होंने। इतनी प्यारी प्यारी संगत छोड़ के गए हैं ना, ये भाई बहन यही है हमारे। एंड वो आंटी ने बोला कि मैं क्या लाऊं, तो आई वॉज नॉट सपोज टू ईट सम, कच्ची चीजें अलाउड नहीं थी, सैलेड्स वगैरह। एंड लेकिन मैं मंदिर जाके हर कीमोथेरेपी के बाद जाती थी और वहां कहती थी गुरुजी असली कीमो अच्छे कराना आई हूँ। और मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद में जो जो चीजें मना भी थी वो भी खाती थी बड़े जुडिशियसली और कहती थी गुरुजी ए मेरी कीमोथेरेपी है। एंड वो 3 महीने की कीमोथेरेपी के बाद, हाँ मेरे जो रिजल्ट्स थे वो मैं अभी बताती हूँ। जब मैं कैंटीन गई खाने के लिए तो इट वाज लंच टाइम, कहीं से एक समोसे की ट्रे आती है
एंड वो कैंटीन वाले भी हैरान हो जाते हैं कि ये तो लंच टाइम है, इसमें इस टाइम पे समोसे का क्या मतलब है, ये कहाँ से आ गई है। तो वो मीनू आंटी जो है, वो मीनाक्षी आंटी समोसा और चाय मेरे लिए ले आती है। वो मंडे का दिन था, हम दोनों हंसे कि देखो गुरुजी ने मंडे के दिन, मंडे को चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद यहाँ भी भेज दिया है। क्योंकि हमारे जहन में अब यही चीजें चलती हैं, वी डोंट वांट टू गो आउट फॉर आउटिंग, आउटिंग्स हमारी सत्संग है। कुछ भी खाते हैं तो वो हमें प्रसाद का रूप नजर आता है, और कुछ भी है हमें अपने रिलेटिव्स, अपने भाई बहन सब संगत में ही दिखते हैं। सो एक ना गुरुजी ने हमारी व्यूज ही बदल दी है पूरी। एंड वो आई है और हम खा के हम दोबारा गए, और जाके मैंने दोबारा टेस्ट किया। अनदर टीम ऑफ डॉक्टर्स केम एंड दे वर डिस्कसिंग। हम लोग डर गए, हमने पूछा डॉक्टर से साथ अंदर जाके कि क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्यों इतने सीरियस हो। डॉक्टर्स वर शॉक्ड टू सी माई रिपोर्ट्स। दे सेड कि जो 3 महीने पहले हमने बोला कि आप 6 महीने जिएंगी, आपकी पूरी बॉडी में कैंसर फैल चुका है, एक भी कैंसर का सेल, एक भी मेलिग्नेंट उनको दिखा नहीं मेरी रिपोर्ट्स में से। ये कौन कर सकता है, गुरुजी हैं तो कुछ भी पॉसिबल है, सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी कर सकते हैं। गुरुजी ने 3 महीने की कीमोथेरेपी के बाद मेरा पूरी कैंसर गायब कर दिया। सो उसके बाद लेकिन उन्होंने मुझे समझाया डॉक्टर्स ने कि हर एक डिजीज का कोर्स होता है, सो वी ऑल्सो हैव अ कोर्स। सो 1 महीने के बाद उन्होंने मेरी बहुत बड़ी सर्जरी करी, जिसमें उन्होंने मेरी ओवरीज, यूट्रस एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स की फैटी लेयर्स निकाली, और उसके बाद सर्जरी के बाद फिर 3 महीने और कीमोथेरेपी दी। इट वॉज 2013 जुलाई जो मेरी लास्ट कीमोथेरेपी हुई। उसके बाद मेरे पेट स्कैन्स होते रहे, पहले क्वार्टरली, फिर 6 मंथली, फिर ईयरली, फिर 1.5 years में एक बार, एंड ऑल वर क्लियर। लास्ट पेट स्कैन मेरा हुआ था 2018 जनवरी में, एंड डॉक्टर्स ने अब उसके बाद मेरे को कह दिया कि यू आर एज गुड एज अ नॉर्मल पर्सन एंड यू नीड नॉट गो टू एन ऑन्कोलॉजिस्ट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू गो टू अ जनरल प्रैक्टिशनर। सो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, गुरुजी ने मेरे को कैंसर से मुक्त कराया। गुरुजी हैं तो कुछ भी पॉसिबल है, और गुरुजी ही सब कुछ करते हैं हमारा, हमारी सारी बागडोर उनके हाथ में है। एंड गुरुजी को दे के देखिए, अपनी पूरी पूरी बागडोर उनके हाथ में दे दीजिए, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सरेंडर, फॉर मी व्हाट सरेंडर इज, आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। हमने एक गिफ्ट किसी को दी, हमने अपनी जिंदगी, अपनी बागडोर गुरुजी के हाथ दे दी, सरेंडर कर दिया। उसके बाद हमारा तो कुछ रहा नहीं, अब तो हम गुरुजी के हो गए ना, तो गुरुजी अपने आप करेंगे हमारे लिए, जो करना है गुरुजी करेंगे। सो गुरुजी का बहुत शुक्राना, गुरुजी ने मेरे को न्यू लाइफ दी। मैं थोड़ा टाइम मुझे लग रहा भी है, मैं अंकल का सत्संग थोड़ा शेयर कर सकती हूँ। सो अंकल बीमार थे मेरे, इसलिए हम गए थे गुरुजी के पास। अंकल को फर्स्ट अटैक आया था, हार्ट अटैक 1997। उसके बाद बहुत देर तक उनकी 2006 तक वो ठीक रहे बिल्कुल। उनकी फर्स्ट एंजियोप्लास्टी हुई 2006 में, उसके बाद सेकंड एंजियोप्लास्टी हुई 2016 में। ठीक है, गुरुजी उनको चलाते रहे, गुरुजी जैसे भी उनको ठीक रखा अंकल को। और एंजियोप्लास्टिस के बाद फिर वो भी बंद हो गई आर्टरीज, फिर उनकी बैलूनिंग हुई, बैलूनिंग भी नहीं चली। 2017 में अंकल की ओपन हार्ट सर्जरी हुई। उसके बाद अब उनका हार्ट जो है 25% काम करता है, ब्रेन में भी क्लॉट्स आ चुके हैं, पैरालिटिक अटैक्स भी आ चुके हैं, लेकिन गुरुजी हैं तो कुछ भी पॉसिबल, मैंने बोला ना। तो गुरुजी हमेशा उनको ले जाते हैं, यहाँ से ब्रेन का अटैक आता है, पैरालिटिक अटैक आता है, हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं और उनकी क्लॉट निकल जाता है और डॉक्टर्स कहते हैं वो ठीक है। सो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर 2000 अब अंकल को ना वाटर रिटेंशन हो जाती है, क्योंकि उनका हार्ट पंप नहीं करता, तो उनका पानी सारा हार्ट का लंग्स में भर जाता है। जब लंग्स में भर जाता है तो उनको ब्रेथलेसनेस होती है, ऐसी ब्रेथलेसनेस होती है जैसी हमने कोविड में देखी है, लोग सांस नहीं ले पाते हैं। एंड देन आई हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, एंड गुरुजी ने इतना स्ट्रांग बना दिया है
कि मैं इवन आधी रात को आई एम अलोन, मैं उनको अकेले गाड़ी में डाल के पूछ लेती हूँ एम्बुलेंस बुलाऊं के कैसे, और ले जाती हूँ और हॉस्पिटल में जाके उनको फर्स्ट एड जो भी देना होता है दिलवा देती हूँ। एंड उसके बाद ये चलता रहा सिलसिला। ये हर 2-3 महीने बाद होता था संगत जी, हर 2-3 महीने बाद, और मैं हॉस्पिटल से ले जाके बहुत थक चुकी अकेली। उसके बाद अब कोविड में क्या हुआ, इट वॉज 2020 मार्च, 20 इट वॉज 18th मार्च 2020। तो मेरे अंकल को यही कंडीशन हुई, ब्रेथलेसनेस होने लगी। सो आई टोल्ड हिम कि चले कॉल फॉर एन एम्बुलेंस, तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला एम्बुलेंस बुलाने तक तो मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि जब तक एम्बुलेंस आएगी मेरे को लेके जाएगी बहुत लेट हो जाएगा। सो हमारे घर के सामने एक स्कूल है, मैंने वहां से गार्ड्स होते हैं बैठे हुए, उनका स्टाफ होता है, उनको बुलाया और अंकल को पकड़ के उन्होंने मेरी गाड़ी में डाला एंड आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल लेके गई तो डॉक्टर्स ने तो बोला कि बस थोड़ा सा टाइम है, ही विल नॉट, मतलब बहुत सीरियस है कंडीशन। उनके उनको वेंटिलेटर पे डाला, उनके मुंह में इतनी बड़ी बड़ी पाइप्स डाली, हाथ पैर बांध दिया। इट वॉज अ वेरी हॉरिफाइंग सीन, बहुत डरावना सा भयंकर सा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। उन दिनों वो फ्लाइट्स भी बंद हो चुकी थी बाहर से आने वाली। तो आई सेड कि मैं अकेली हूँ, मैं कैसे मैनेज करूंगी ये सब, बच्चे भी नहीं आ पाएंगे मेरे। तो ऐसी कंडीशन हो गई थी। अब वेंटिलेटर पे थे, आई वॉज नॉट, आईसीयू में थे, कोविड भी शुरू हो चुका था एंड आई वॉज नॉट अलाउड टू गो इन साइड। मैं बाहर से जाती थी, 2-3 दिन उनको देख के आ जाती थी। बस 15 मिनट टाइम मिलता था कि बाहर शीशे से देख लो, मैं देख के और उनको आ जाती थी। 1 दिन 2 दिन बस, सिर्फ मैंने, गुरुजी कहते हैं ना कि मेरे स्वरूप नल गाल करो मैं जवाब देना वा। गुरुजी देते हैं, बिल्कुल सुनते हैं हमारी और जवाब देते हैं। मैंने गुरुजी को कहा सिर्फ इतना कि गुरुजी मैं कल लिया दसो उन किस तरह करांगी। तो 1 दिन गई, 2 दिन गई, 3 दिन गई। संगत जी चौथे दिन जब मैं वहां गई तो मेरे अंकल वेंटिलेटर उतरा हुआ था सारा, मुंह हाथ से सब बाहर निकाली हुई थी पाइप्स, और वो चाय पी रहे थे। और डॉक्टर्स ने मेरे को बोला कि इनको हम जल्दी एक और वार्ड होता है एचडीयू, उसमें शिफ्ट करेंगे और फिर कुछ देर वहां एग्जामिन करके देन विल शिफ्ट हिम टू द रूम। उन्होंने रूम में शिफ्ट किया, फिर उनको शाम तक शिफ्ट कर दिया रूम में। उसके बाद वो 2-3 दिन उनको एग्जामिन किया और फिर छुट्टी देके घर आ गए। हम 18 को गए थे, 24 मार्च को वापस आ गए। और वी नो 24-25 मार्च से शायद लॉकडाउन भी लग गया था। सो उसके बाद 29 मार्च को अगेन माय अंकल हैड अ वेरी सिवियर पैरालिटिक अटैक। एक हफ्ते में आप सुनिए समझिए 2 अटैक आए। उसके बाद आई कुडंट टेक हिम, अपने आप तो नहीं ले जा सकी क्योंकि पैरालिटिक अटैक आता है तो हाथ पैर अकड़ जाते हैं। सो आई हैड टू कॉल फॉर एन एम्बुलेंस, और मैं उनको एम्बुलेंस में डाल के लेके गई। जब हॉस्पिटल लेके गए तो इतना कह के गई थी कि गुरुजी मैं तुहानू दस्सिया कि मैं कल्ली हां, फिर है की करदे पे हो। इतना कहने की बात थी। वहां हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते अंकल के हाथ पैर ठीक हो गए और उनका कहीं ब्रेन में क्लॉट आया होगा और डॉक्टर्स ने कहा वो स्लिप करके निकल गए। एंड 1 दिन रख के फिर डॉक्टर्स ने कहा कि बेड्स खाली करने हैं, कोरोना के लिए बेड्स चाहिए, तो आप इनको छुट्टी देके घर ले जाओ। बट नाउ एक हफ्ते में जिसको 2 अटैक्स आ जाएं, मैंने डॉक्टर से पूछा कि व्हाट इफ थर्ड कम्स। उन्होंने बोला ही विल नॉट एग्जिस्ट। सो आई टोल्ड देम कि अगर ये कंडीशन है तो मैं इनको घर लेके नहीं जाऊंगी। आई डोंट केयर कोरोना है या बेड्स खाली है या नहीं है, यू हैव टू डू समथिंग फॉर हिम। तो फिर उन्होंने प्लान किया कि इनको एक पेस मेकर लगाते हैं। तो अब पेस मेकर लगाया और उसके बाद गुरुजी ने फिर उनको ठीक कर दिया और वो घर आ गए। लगा एक, कम से कम 1 ईयर लगा उनको थोड़ा नॉर्मल होने पे। आप कम से कम अपने घर के अंदर चलते फिरते हैं और अपना काम खुद करते हैं। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एंड मैं हमेशा यही बोलती थी गुरुजी को कि गुरुजी तुसी हर 2 महीने बाद मैनू हस्पताल भेज देंदे हो, मैं बहुत थक गई हूं, तंग आ गई। सो आई टॉक टू गुरुजी स्वरूप, मैं बातें करती हूँ उनसे और वो जवाब भी देते हैं मेरे को। तो गुरुजी मैंने बोला कि बहुत बहुत हो गया, मैं नहीं जाऊंगी अब हॉस्पिटल लेके, मैनू नहीं पता, तुसी जो भी करना है करो, घर ही करो। तो एक दिन मेरे अंकल ने
अंकल इज ऑन इंसुलिन, तो वो इंसुलिन लेते हैं, तो वो 1 2 3 इंजेक्शंस लगा लिए उन्होंने इंसुलिन के। बट आई डिडंट रियलाइज कि उन्होंने कुछ खाया नहीं है, प्रॉपर डाइट नहीं ली है। जब टाइम होता था इंजेक्शन लगा दिया और पूरा खाना नहीं खाया, तो उससे क्या हुआ, शुगर लो हो गई। मैं लो भी नहीं कहूंगी, शुगर नील हो गई। तो अंकल की जबान लड़खड़ाने लगी और अंकल ने बोला कि मेरे को कुछ हो रहा है। सो आई कुड मेक आउट, मेरे को थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि ये खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। तो मैंने वही जो उनका खाना पड़ा था वो उनको खिलाया। उन्होंने कहा नहीं खा सकता अपने आप, क्योंकि उनके हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे। फिर मैंने वो जो रोटी पड़ी थी वो इनके मुंह में तोड़ तोड़ के उनको खिलाई, जितना जो जो मुझे समझ आया, ग्लूकोज घोल के पिलाया। एंड उसके बाद मैंने उनकी शुगर चेक करी, तो इट वॉज 40। अब मैं डॉक्टर्स को बताती हूँ तो डॉक्टर्स कहते हैं आपको पता है वो कोमा में जा रहे थे। सो वो बिल्कुल शुगर नील थी उनकी, और मैंने उनको उस कंडीशन में मैं खिलाती गई। उसके बाद मैंने कहा गुरुजी अब फिर अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इतनी देर में मेरे अंकल बड़ी जोर से बोलते हैं रूह अफ़ज़ा। मेरे अंकल को कुछ मालूम नहीं है कि घर में कहाँ क्या पड़ा हुआ है, ही नोज, कुछ भी नहीं मालूम है कहा क्या घर में है क्या नहीं है। इवन चम्मच कटोरी नहीं पता उनको कहाँ पड़ी हुई है। ही डजंट गेट अप। अब उनके मन में रूह अफ़ज़ा कौन डालेगा दिमाग में, एंड मुझे भी ध्यान नहीं है कि घर में रूह अफ़ज़ा है। मुझे ध्यान आया कि कहीं एक बॉटल पड़ी हुई है, तो मैं भाग के गई किचन में, और ही वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू ड्रिंक एनीथिंग फ्रॉम ग्लास। फिर मैंने 2 सिपर थे पड़े हुए, उनके अंदर 2 ग्लास भर के रूह अफ़ज़ा के बनाए और इनको टेढ़ा मुंह करके 2 ग्लास पिला दिया। एंड संगत जी वो ग्लास पीने के 5 मिनट के बाद गुरु जी ने कहा ले हुण तेन हॉस्पिटल भी ले जाने की लोड़ नहीं है। उठे और उठ के खुद वॉशरूम होके आए। तो ये है हमारे गुरुजी। गुरुजी से मीन्स कुछ भी बोलिए गुरुजी मानते हैं और गुरुजी सुनते हैं। बस एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की जरूरत है, उनको प्यार करने की जरूरत है। गुरुजी कुछ नहीं मांगते हैं, हमारा भाव और प्यार मांगते हैं। सो आप वेट एंड वॉच करिए कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं डरती थी गुरुजी से, मतलब मैं डरा करती थी कि अगर मैं अकेली रह जाऊंगी, अंकल को कुछ हो गया तो मुझे क्या होगा। और मैं बहुत मीन्स डिप्रेशन में जाना शुरू कर दिया, बहुत डरती थी। उनका गुरुजी में क्या होगा अगर मैं अकेली रह गई तो, मुझे बहुत डर लगता है, व्हाट विल आई डू। देन एक दिन गुरुजी मीन्स आई डोंट शेयर, बट पता नहीं क्यों आज गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में आए मेरे, एंड गुरुजी ने मेरे को बताया, मेरे घर में बैठे एक रूम से दूसरे रूम पे, मुझे बोला चाय बना, मैंने चाय पिलाई उनको। फिर उसके बाद उन्होंने एक मेरे को पोटली दी और पोटली देके बोले कि ए रखनी है। मैंने उनको 2 3 जगहें बताई कि गुरुजी यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं। कहते ना आनी चंगी। गुरुजी ने क्या नहीं है, नहीं ऐसे नहीं रखना। देन उन्होंने एक मेरे को अलमीरा बताई, इसमें रख दे। फिर मैंने बोला गुरुजी जब आप मेरे घर रह रहे हो तो मैं अलमारी खाली कर दूं। कहते नहीं कोई लोड़ नहीं। सो गुरुजी ने मेरे को ये प्रेजेंस दिखाई कि देखो तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे घर में ही रहता हूँ। और अब तो मैं कहती हूँ गुरुजी जब घर में रहते हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं, तो हमें डरने की क्या जरूरत है। गुरुजी ने वो डर वाला भाव भी निकाल दिया मन में से। तो गुरुजी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। गुरुजी बहुत बहुत प्यार करते हैं हम लोगों को, सबको प्यार करते हैं, पूरी संगत को। और आज भी पूरी संगत का पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। सो संगत जी गुरु जी के साथ जुड़ के रहिए, वहमों से बाहर निकलिए, वहमों में बिल्कुल मत पड़िए। गुरु जी ने हमारे लिए ये इतना सिंप्लीफाई कर दिया है, यू डोंट हैव टू लिसन टू एनीबडी। अगर आपको किसी की बात इवन मंदिर में भी अच्छी नहीं लगती है, नो, गुरु जी ने तभी तो कहा कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ ना गुरु जी के लिए। हम किसी के लिए नहीं जाते हैं कहीं भी, हम सिर्फ गुरु जी को मिलने जाते हैं। हम सत्संग में जाते हैं तो गुरु जी के लिए जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं तो गुरु जी के लिए जाते हैं। कोई आपको कुछ भी कहे, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। आई हैव सीन पीपल, लोग इतनी इतनी बातें आजकल फैला रहे हैं। कोई कहता है कि ये करो तो ऐसा होगा, इतने सोमवार जाओ तो हमने ये सुखा हुआ है। नो, आप एक बार गुरु जी के दर पे चले जाओ, माथा टेक लो, आपको सब कुछ देते हैं गुरु जी, सब कुछ आपकी सुनते हैं। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है।
तभी गुरुजी ने कहा है डायरेक्ट कनेक्शन, गुरुजी से डायरेक्ट बात करिए, डोंट लिसन टू पीपल, लोग कुछ भी बोले आपको। और अगर आपको कोई ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो वो आपके लिए हैं, उनको ज्यादा इधर उधर प्रोपोगेट नहीं करना चाहिए हमको। तो गुरुजी से जुड़ के रहिए, गुरुजी को मानिए, गुरुजी से मांगिए नहीं। गुरुजी सिर्फ भाव मांगते हैं, प्यार मांगते हैं। ही गिव्स अस अनकंडीशनल लव एंड ही वांट्स अनकंडीशनल लव टू। सो हमें उनसे बहुत जुड़ के रहना चाहिए, प्यार करना चाहिए। बस आज के लिए मुझे लगता है मुझे अपनी वाणी को विराम देना चाहिए। आज गुरुजी ने इतना ही बुलवाना है। सो शुक्राना गुरुजी, मुझे सत्संग शेयर कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। एंड संगत जी बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरे को सुना, हमारे मेरा सत्संग सुना। आई होप कई लोगों को जवाब मिला होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।